होमवर्क पेज 379, सिकंदर बीना, बीना सिकंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसको एक दफ़ा होमवर्क में दिया था, मजाल है कि किसी ने याद कराया हो कि इसको डिस्कस भी करना है। दिया था होमवर्क में, दिया था होमवर्क में, दिया था होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 20, इसको ज़रा डिस्कस करें। इसमें एक पॉइंट है जो डिस्कस करना था, बाकी अगर कोई मसला वगैरह हुआ तो फिर आप तैयार होकर आइएगा, अगली क्लास में पूछ लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन 20 पेज 383 साथ वाले की बुक। सवाल में लिखा हुआ है, यार छोड़ें, पढ़ाई तो चलती रहती है, कल लुट मचा दें। 16 घंटे, 16 घंटे। ये रात को आप सो जाएं 11 बजे और सुबह 5 बजे उठ जाइएगा, फिर नींद पूरी करके आराम से 5 बजे पढ़ने बैठ जाएं। ठीक है, 5 बजे से पढ़ते 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 रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप। बीच में सारी बातें जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी है ना। ठीक है, तो ये कल जो है ना लिख लें, 5 AM से 11 PM, तीनों सब्जेक्ट्स इक्वली, 5 AM से 11 PM। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें। नहीं, दोबारा ज़रा एम्फेसिस देने के लिए लगा दो। सवाल होगा ना, उम्र कहाँ गुजारी, उसमें स्पेसिफिक सवाल होगा, जवानी कहाँ गुजारी, ये अल्लाह ने पूछना है। तो इसी तरह एक तो सवाल ये है ना कि आपने मार्च तक फारग रहना है, और जानी के दोस्तों को बता दें मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ। एक ये अलग से भी ये मैसेज लिख के लगा दें कि कल तो स्पेशली कोई चक्कर नहीं। ओके, अच्छा जी, अब सवाल मोहतरम ये है कि एडमिन एंड सेलिंग के खर्चों में पड़ा हुआ है कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। तो एडमिन सेलिंग खर्चों में कॉस्ट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी पड़ी है। देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल, इस पे लगता है सेक्शन 24। ये तो मैंने ऐसी मिसाल देने के लिए बात की। फिजिबिलिटी स्टडी जो है ना, बड़ा अगर तुम लेट आते हो तो दूसरे तुम्हें क्यों बताएं, दूसरों का भी टाइम जाया करते हो, अपना भी टाइम जाया करते हो। अजीब लोग हैं वैसे। तो सेक्शन 26 में हमने पढ़ा था, हमने भी तुमने भी, 25 में पेज 144, ये तीन चीजें, फिजिबिलिटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप्स और ट्रायल प्रोडक्शन, दैट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। सो दैट इज ए प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, तीनों खड़े रहे एंड पे। दैट इज ए प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, ये आपका एक प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है। तो इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर। इसको आपने फौरन खर्चे में नहीं डालना, इसे आपने स्ट्रेट लाइन बेस पे 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालना है। अब एक लाइन सवाल में बड़ी अजीब से लिखी हुई है, खर्चे इंक्लूड कॉस्ट। कॉस्ट खर्चों में नहीं होनी चाहिए थी, खर्चों में तो कॉस्ट का 20% होना चाहिए था। आप बताएं, खर्चों नहीं, इस तरह की बात ना करो, खर्चों तक पहुंचते हुए कितनी माइनस हो चुकी फिगर? हाँ, खर्चों तक पहुंचते हुए 250 माइनस हो चुकी। 250 माइनस होनी चाहिए थी या इसका 20%? फिजिबिलिटी स्टडी टाइप चीज जो कि फॉल करती है अंडर द डेफिनेशन ऑफ प्री कमेंसमेंट, जिस पे लगते हैं सेक्शन 25, इसको बिल्कुल, बातें भी हो रही हैं, खड़े हो गए तो बाकी को तो पढ़ने। अच्छा, तो बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे प्लांट को उल्टा के उसकी टैक्स डिडक्शन माइनस करते थे, सॉफ्टवेयर को उल्टा के उसकी टैक्स अमोर्टाइजेशन माइनस करते थे। 100% ये एडजस्टमेंट उसी तरह है। कॉस्ट को उल्टा के, 2.5 लाख पूरी कॉस्ट है, लफ्ज लिखा हुआ है कॉस्ट, पूरी कॉस्ट है, कॉस्ट को उल्टा के क्या माइनस कर दें? इसकी टैक्स अमोर्टाइजेशन। तो करेंगे क्या? वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल, ऐड कर देंगे 250 को और लेस कर देंगे टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन। 250 डिवाइडेड बाय 5 या इनटू 20%, दैट इज 50। चलें, ये नोट कर लें, आ जाए। आगे हो जाए, एक ही दफा दोनों रोज में जगह बनवा दें, उससे अगली रो में भी इधर इधर हो जाए। ओके, अच्छा, इसके बाद सवाल था हमारा क्वेश्चन नंबर जो हम कल करे थे 13 में
बिजनेस इनकम कल कैलकुलेट कर ली थी, आज मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूं। प्रॉपर्टी इनकम, एक चीज आपने नोट की होगी कि उसने सवाल को आसान रखा था, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया था। कैसे? उसने इधर बिजनेस की पाया दिया था और इधर कुछ कुछ चीजें बिजनेस का खोया दिया था, कुछ कुछ चीजें। लेकिन प्रॉपर्टी में उसने आसानी की। प्रॉपर्टी में ये कोई पाया टाइप चीजें हैं और ये कोई खोया टाइप चीजें हैं, तो इसने प्रॉपर्टी का खोया इधर नहीं डाला कि ताकि ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए कि प्रॉपर्टी का पाया इधर आ रहा हो, प्रॉपर्टी का खोया इधर आ रहा हो, तो वो तरह बंदे के लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि फिर ढूंढना पड़ेगा, अच्छा ये बिजनेस के खर्चे हैं, ये प्रॉपर्टी के खर्चे हैं। इन चक्करों में नहीं डाला उसने थोड़ी सी आसानी करके दे दी आपको। उसने प्रॉपर्टी की सेल वगैरह में से प्रॉपर्टी के खर्चे खुद ही माइनस कर दिए और जो नेट प्रॉफिट प्रॉपर्टी का बचा उसको यहां ले गया। इसकी बजाय वो ऐसा भी कर सकता था कि प्रॉपर्टी की रिसीट्स को इधर ले जाता और प्रॉपर्टी के खर्चों को इधर ले जाता, वो ऐसा भी कर सकता था। इंस्टेड ऑफ डेट उसने थोड़ी सी आपके लिए आसानी कर दी कि प्रॉपर्टी में उसने ज्यादा मैस नहीं मचाई। ओके, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट कितना आ गया? 8,70,000। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी है 7 लाख की, ये नए किराएदार से आई है। पुराने किराएदार को 5 लाख वापस किया है। भाई जो पुराने किराएदार को 5 लाख वापस किया है वो पूरा माइनस नहीं करना होता, उसका ऑलरेडी टैक्स्ड पोर्शन माइनस करना होता है। तो इसलिए नॉन एडजस्टेबल अमाउंट इज 7 लाख, ये नए से आई है। इसमें से माइनस कर दें पुराने का ऑलरेडी टैक्स्ड। जब हम 700 को डिवाइड करेंगे 500 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो इससे पता चल जाएगा कि पुराने का कितना पोर्शन 1 साल इनकम में गया। लेकिन पुराना 3 साल से आया हुआ है, इसलिए 3 साल से पुराने की कोई फिगर इनकम में जा रही है। तो 500 डिवाइड बाय 10 इंटू 3 इज, लेकिन ये जो जवाब आना था 550, इस पे भी आपने गुजारा नहीं चलाना था, इसको भी 10 से डिवाइड करना था और जवाब आना था 55, 920। इसमें से रिपेयर अलाउंस माइनस करना था और 8,000 माइनस करना था। बस ये थी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, क्योंकि 3 साल से पुराना किराएदार आया हुआ। चलें, ये आ जाए सेल्स टैक्स में। बस 5-10 मिनट इंतजार कर लेते हैं और फिर हमने सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल आज शुरू करना है। पहला कल न्यूमेरिकल तो नहीं किया था, ऐसे फॉर्मेट से देखा था। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट कल क्या डिसाइड हुआ था? सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट कल डिसाइड हुआ था, सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ न्यूमेरिकल। आप निकाल लें आप पेज नंबर 448। अच्छा, अभी माजरत के साथ पॉइंट सी इंशाल्लाह कल करेंगे। पॉइंट सी थोड़ा सा जरा समझाने वाला है, न्यूमेरिकल के बाद समझ आएगा। पॉइंट डी कौन सा वाला? भाई इसी जरा उस क्लास से आइएगा। पॉइंट डी, ये है जी होंडा और ये है इमरान खान। कर दें सेटिंग जो भी करनी है। चौबीस ज्यादा हो जाएगा, 25 कर दें। क्या किया, करवाया इसको 25? क्या बंद ही करवा दिया? नहीं, ऐसा करें इसको 28 पे करके ऊपर कर दें, बाकी किसी ने सीट बदलनी है तो बदले। चलें ऊपर कर दें। और आप घर तो नहीं जा रहे ना? आप होंडा के पास रॉ मटेरियल था, मोबाइल तो इस्तेमाल होता रहता है ना, भी इधर देख लें। होंडा के पास रॉ मटेरियल था, होंडा ने रॉ मटेरियल इमरान खान को दिया और इमरान खान से कहा कि सुना है बनी गाला के अंदर आपकी जो है वो एक फैक्ट्री है जहां आप टायर बनाते हैं। तो इमरान खान ने कहा जी जी बिल्कुल, आप सही पहचाने हैं, आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा ये छोड़ें। इमरान खान को कहा अब आप हमें ऐसा करें, इस रॉ मटेरियल पर टायर बना के दे दें। तो इमरान खान ने रॉ मटेरियल लिया और टायर बना के दे दिए, डंडों से घुमाते हुए टायर जो है वो रवाना कर दिए। तो ये जो टायर होंडा तक पहुंचे, इसको इमरान खान कहेगा ये मेरी सप्लाई है, क्योंकि मैंने सप्लाई बैक समझ लें, चलो जो भी आपको पसंद आए,
इट इज अ सप्लाई इन द बुक्स ऑफ इमरान खान. इट इज नॉट लाइक कि ये कोई चीजें बेच रहा है, ये चीजों के ऊपर प्रोसेसिंग करके दे रहा है, कुछ सर्विसेज करके दे रहा है. इट इज जस्ट लाइक इमरान खान इज वर्किंग हियर जस्ट लाइक अ टेलर. जिस तरह आप टेलर को सूट देते हैं अपना अनस्टिच्ड, तो वो स्टिच सूट आपको वापस कर देते हैं, तो उस किस किस्म का काम कर रहा है. लेकिन हमारे लॉ ने इसको भी सप्लाई की डेफिनेशन में गिराया. और आप सीए फाइनल में जब इस कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें बताया जाएगा असल में इमरान खान सिर्फ सर्विस चार्जेस लेगा आपसे, इमरान खान को पूरे टायर के पैसे नहीं लेगा आपसे. तो इसके न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थ्योरी की हद तक एक बात समझ लें कि इट ऑल्सो फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई. तो होंडा ने रॉ मटेरियल दिया और इमरान खान ने टायर सप्लाई किए. इट इज कॉल्ड एज सप्लाई. ये सप्लाई समझी जाएगी. पढ़ें जी. अगर होंडा ने टायर बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और सोचा कि टायर किसी और से बनवाएं, तो होंडा ने टायर का रॉ मटेरियल इमरान खान को दे दिया कि आप अपनी फैक्ट्री में बना दो. तो जब इमरान खान टायर बनाकर होंडा या होंडा के एजेंट को वापस करेगा, वैसे इस तरह पेपर होता तो कितना आसान. अच्छा, होंडा या होंडा के एजेंट को वापस करेगा. इंडिया में शायद इजाजत है इस चीज की, अपनी जबान में पेपर दे सकते हैं. नहीं, इंडिया गई में. या होंडा के एजेंट को वापस करेगा, तो समझा जाएगा कि इमरान ने होंडा को टायर सेल कर दिए हैं. ये जरा कहीं कहीं ना हम थोड़ा सा ऐसे किया करेंगे, इधर टायर पहले पढ़िएगा, सेल का लफ्ज बाद में पढ़िएगा, क्योंकि घर में जाके आपको कुछ होना जाए होंडा को सेल टायर कर दिए हैं, तो टायर के लफ्ज को घर में पहले पढ़ लीजिएगा, सेल के लफ्ज को बाद में पढ़ लीजिएगा. चलें जी, अंग्रेजी पढ़े. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स बिलोंगिंग टू होंडा. असल में टायर और उसका रॉ मटेरियल किससे बिलोंग कर रहे हैं? होंडा से. इन केस ऑफ, नहीं बबल का बबल नहीं बनाना. इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, अगर टायर मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप बिलोंगिंग टू होंडा, द ट्रांसफर ऑफ सच टायर्स, द ट्रांसफर ऑफ टायर्स बैक लिखें, बैक टू ओनर. ओनर को वापस कर दें अब आप, क्योंकि जिसका सूट है उसको वापस करें. ये आपकी मर्जी है, ईद से पहले करें ईद के बाद. द ट्रांसफर ऑफ सच टायर बैक टू होंडा, होंडा को वापस कर दें, और टू अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय होंडा, या होंडा के एजेंट को वापस कर दें. इज कंसिडर्ड एज, ये अधूरी बात थी, इसको पूरा करें. इज कंसिडर्ड एज सप्लाई फॉर आई के. इज कंसिडर्ड एज सप्लाई फॉर आई के. ये इमरान खान के लिए सप्लाई समझा जाएगा. ओके. ये आपसे पहले भी बात हो गई थी. बिजली को उसने गुड्स की डेफिनेशन में डाल दी है, इसलिए बिजली का बेचना इज सप्लाई. ऑब्वियसली पहले प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस होकर ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिट होकर फिर घरों तक डिस्ट्रीब्यूट होगी. अभी तक सप्लाई की डेफिनेशन में 3-4 पॉइंट हैं, ए बी सी डी ई. अगर बोर्ड चाहे तो फेडरल मिनिस्टर से इजाजत लेके अदर ट्रांजेक्शंस को भी सप्लाई में डाल सकते हैं, यानी पॉइंट एफ जी भी आने वाले दिनों में ऐड हो सकता है. जैसे इस साल लॉ में पॉइंट ई ऐड हुआ है, पहले नहीं था. अच्छा, अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह अभी न्यूमेरिकल शुरू करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सेल हमारे लॉ में 2 किस्म की है. एक सेल है हमारे लॉ में एग्जेम्प्ट, और एक सेल है हमारे लॉ में टैक्सेबल. टैक्सेबल में भी 2 तरह की सेल है. एक है टैक्सेबल एट 17%, 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10 हजार की बेची सर आसिफ को, या 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में ही बेच दी. इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट सेल होती है, वो 0 रेट है. अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बताऊंगा. तो सेल 2 किस्म की है, एक टैक्सेबल एक एग्जेम्प्ट. टैक्सेबल सेल आगे 2 किस्म की है, टैक्सेबल एट 17% एंड टैक्सेबल एट 0%. अभी आपके जहनों में एक सवाल आ रहा होगा कि जीरो और एग्जेम्प्ट आर जस्ट लाइक सेम थिंग. जी बिल्कुल, अभी अपेरेंटली आपको यही लग रहा है कि जीरो और एग्जेम्प्ट एक ही मतलब लग रहा है. बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं. लेकिन जीरो रेट के हम कुछ बेनिफिट्स पढ़ेंगे जो एग्जेम्प्ट सेल वाले को नहीं होते. बजाहिर आपको ये दोनों भी सेम ही लग रही होंगी. टैक्सेबल सेल, डेफिनेशन टैक्सेबल की देने लगा सिर्फ इसकी. टैक्सेबल सेल इज अ सेल अदर देन एग्जेम्प्ट. टैक्सेबल सेल इज अ सेल अदर देन एंड इंक्लूड्स अ, इसमें जीरो शामिल है. तो डेफिनेशन देने, टैक्सेबल सेल इज अ सेल विच इज टैक्सेबल अदर देन एग्जेम्प्ट but include a zero rate, and the sale is made by importer, manufacturer, wholesaler, dealer, distributor. Exempt sale is a sale which is exempt. इसे याद कर लीजिएगा जरा.
एंड जीरो रेट सेल इज अ सेल विच इज चार्ज टैक्स एट द रेट ऑफ 0%। ओके, तो न्यूमेरिकल के एतबार से आज हम पहली दफा एक मेन डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं, डेट इज टाइम ऑफ सप्लाई। ये 4 न्यूमेरिकल का डेटा आपके सामने है, इसको आप मत देखें, मैं क्या मिटा रहा हूं, मत देखें। अच्छा जी, एक सवाल है कि सेल कब बुक होती है। देयर इज अ क्वेश्चन कि सेल कब बुक होती है। यह सवाल अकाउंटिंग की क्लास में भी उठाया जाता है, जिसका जवाब आपको मिलेगा IFRS 15 में जब आप FAR 2 पढ़ेंगे। हल्का फुल्का जवाब शायद टीचर ने FAR 1 में भी दे दिया हो कि सेल उस वक्त बुक होती है जब चीजें डिलीवर हो। अच्छा, तो सेल कब बुक होती है, ये हमारा आज का सवाल है। अच्छा, एक दो छोटी छोटी बातें थी। एक तो ये कि टर्म टेस्ट की जो डिस्कशन अपलोड हुई थी उसमें एक गेन लॉस था अकाउंटिंग वालों का पहले सवाल में, वो मैंने कैलकुलेट करके रिवर्स करने को कहा था, लेकिन सवाल में लिखा हुआ था कि अकाउंटिंग वालों ने गेन लॉस रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो सोल्यूशन तो बिल्कुल सही अपलोडेड है, लेकिन इस डिस्कशन में वो वाली बात आप इग्नोर कर दीजिएगा। हमें क्या, हमने तो डिस्कशन ली नहीं इसीलिए हमने लेते डिस्कशन। अच्छा, तो टर्म टेस्ट की डिस्कशन में पहले सवाल में मैंने कहा था अकाउंटिंग गेन लॉस रिवर्स कर दें, हालांकि सवाल में लिखा हुआ था अकाउंटिंग वालों ने गेन लॉस रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उसको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, सोल्यूशन सही अपलोडेड है। ओके, सर आसिफ ने 35,10,000 रुपया होंडा को दे दिया जनवरी में, और होंडा ने गाड़ी डिलीवर की फरवरी में। सवाल यह है कि होंडा वाले सेल कब बुक करें, जब पैसे आए या जब गुड्स डिलीवर हो? जब गुड्स डिलीवर हो। तो अकाउंटिंग की क्लास से मिलती जुलती बात है, ये कोई अजीब बात नहीं है। नेक्स्ट, लेकिन थोड़ा सा वैसे ऐसे सिनेरियो में होंडा एंजॉय करेगा, 5,10,000 हुकूमत का इनकी जेब में पड़ा रहेगा, और जब तक फरवरी में गाड़ी डिलीवर नहीं होगी तब तक होंडा के पास 5,10,000 एंजॉय करे, कोई मसला नहीं। ओके, नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि अप्रैल के महीने में सर आसिफ जाएं और जाके कहें भाईजान मुझे गाड़ी बेचो, और होंडा वाले बेच दें लेकिन उधार कर लें। सर आसिफ यूट्यूब पे 1-2 लेक्चर दिखाएं अपने, वो कहें ठीक है बंदा सही लग रहा है, तो अब कोई गारंटी शरंटी दिए बगैर वो कहें ठीक है सर आपको हम इंशाल्लाह ना बेच देते हैं, मसले परेशानी वाली बात नहीं। आप पैसे मई में भी दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। सर आसिफ ने कहा ना भी दूं तो नहीं नहीं सही, ये नहीं ना भी दूं तो मई में भी दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं। अब चीजें कब डिलीवर हुई, गाड़ी अप्रैल में, और पैसे कब आए, मई में। पैसे मई में आए, और बता दें गाड़ी कब डिलीवर हुई, अप्रैल में। अब बता दें सेल कब बुक हो। तो किस चीज को देखा जाता है, डिलीवरी को देखा जाता है चीजों की, या कैश के आने को देखा जाता है? तो सेल इज रिकॉर्डेड व्हेन द गुड्स आर, द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड। व्हाट इज द टाइम ऑफ सेल? इट इज द टाइम एट विच द गुड्स आर डिलीवर्ड। जिस वक्त चीजें डिलीवर होंगी तब सेल बुक कर लें। एक सिनेरियो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, दैट इज मार्च में सर आसिफ को फोन आ गया, भाई गाड़ी तैयार है, आपने जो कही थी आके ले जाएं। अब सर आसिफ ने कहा जी मार्च में मैं बिजी हूं, मैं नहीं आ सकता, सॉरी। और अप्रैल में सर आसिफ गाड़ी लेने गए, उन्होंने डिलीवर कर दी। पैसे उधार पे देने थे, पैसे काफी देर बाद मई में जाके दिए। अब ऐसी सूरत में जनरल रूल नहीं लगेगा, ऐसी सूरत में एक्सेप्शन लगेगी। एक्सेप्शन ये कहती है कि अगर कभी गाड़ी फोन करके सेलर जल्दी डिलीवर करने को तैयार हो और कस्टमर सुस्ती करे, तो इसमें फिर सेलर का कोई कसूर नहीं, आप छोड़ो परे, आप टैक्स अभी दे दो। अब मार्च में टैक्स लगेगा। किस महीने के न्यूमेरिकल में सेल डालेंगे? मार्च के महीने के न्यूमेरिकल। तो मार्च में क्या हुआ था, जैसे दुकानदार कहते हैं भाईजान फोन करके, भाईजान आपने घी का डब्बा मंगवाया था, आ गया भाईजान आ जाओ, आप जाते हैं अगले महीने। और अगर 31 दिसंबर को फोन आए तो फिर तो आप अगले साल जाते हैं, 1 जनवरी की सुबह, अच्छा यार घी का डब्बा ले लेता हूं मैं आगे। तो कई दफा चीजें तैयार होती हैं लेकिन कस्टमर सुस्ती करता है। ऐसी सूरत में आम हालात में तो कस्टमर सुस्ती नहीं करता, जैसे ही सेलर फोन करता है कस्टमर भाग के जाता है और चीज ले लेता है। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में डिलीवरी को भी नहीं देखा जाएगा, हमेशा गुड्स मेड अवेलेबल वाली तारीख को देखा जाएगा। और ऑब्वियसली ये याद रखिएगा, मेड अवेलेबल हमेशा डिलीवरी से पहले होगा। तो ऐसे हिलाएं मुंह, फिर ही आगे मैं चलूंगा, ठीक है। तो मेड अवेलेबल हमेशा डिलीवरी से पहले होगा। मेड अवेलेबल क्या मतलब है? सामान तैयार है। डिलीवरी का क्या मतलब है? सामान ले गया है। ऐसा तो नहीं होता सामान ले जाए और बाद में फोन आ रहा हो यार तैयार है आपका सामान। ओके, नेक्स्ट, आखिरी वाला आप कर दें, सेल का बुक होगी। कैश आने को भाईजान हमेशा इग्नोर करना है, कैश को आपने लिफ्ट नहीं करानी जिंदगी में ज्यादा, तो कैश को इग्नोर करना है। कैश इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट, अब कब दुकानदार का फोन आया सामान तैयार है?
अप्रैल में फोन आया और सामान डिलीवर कब किया दुकानदार ने? मई में। तो सेल कब बुक होगी? अप्रैल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेड अवेलेबल जब आ जाए तो मेड अवेलेबल पे सेल बुक होगी, बात खत्म। बस वो तो चक्कर ये होता है कि दूसरी वाली पॉसिबल, दोनों में से कोई एक आगे आ सके, तो हो ही नहीं सकती वो बात। ओके, तो आम हालात में सेल कब बुक होगी? एट द टाइम एट विच द गुड्स आर, और खास हालात में मेड अवेलेबल। ये डिलीवर या मेड अवेलेबल किसको होती हैं चीजें? डिलीवर भी हो जाती हैं या मेड अवेलेबल किसको हो जाती हैं? रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई से क्या मुराद है? बायर, सरासिफ, रेसिपिएंट। या बेच दें, अगर बेचना नहीं है और उससे पहले मेड अवेलेबल है तो फिर मेड अवेलेबल पे सेल बुक कर लें। अ सेल अंडर अ किस्तों का एग्रीमेंट लिखे, हायर परचेज एग्रीमेंट, किस्तों का एग्रीमेंट। सेल अंडर अ किस्तों का एग्रीमेंट। ओके, सर्विसेज टाइम, सॉरी, हाँ ठीक है, ये वही पढ़ा था। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट, किस्तों पे चीज बेची। तो किस्तों पे चीज बेचने में बड़ी अजीब सी चीज है। एक मोटरसाइकिल बेचने वाला है, उसने जनवरी में मुआहिदा किया मोटरसाइकिल बेचने का। अब मजा आना शुरू हो गया सेल्स टैक्स में, आज मजे की चीजें शुरू हुई हैं। तो उसने मोटरसाइकिल किस्तों पे बेचा जनवरी के महीने में, एग्रीमेंट साइन हो गया, मोटरसाइकिल डिलीवर हुआ फरवरी में, और पैसे अब किस्तों में आएंगे। कैश आया मार्च में, अप्रैल में और मई में, तो भाई सेल बुक होगी जनवरी में। अजीब सा ये सिनेरियो, इसमें डिलीवरी नहीं देखी जाएगी, डिलीवरी मेड अवेलेबल कुछ भी नहीं देखा जाएगा। द टाइम एट विच द एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू, जिसको कहते हैं एग्रीमेंट हुआ। कार नोट, नोट करें, साथ वाले को ना भाई कह के बुलाया करें, ओए कह के ना बुलाया करें। ये ओए का लफ्ज़ ना अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दें। भाई, आप, मोहतरम, यार आप जरा आना आज क्लास के बाद। ओके, तो और ऐसे टाइम में आना जिसको सर उमैर भी बैठे हैं, दोनों की क्लास लेंगे हम। सर्विसेज क्या मतलब नहीं हो, और कितने साल लगाने हैं, जल्दी नोट करें। सर्विसेज, द टाइम एट विच द सर्विसेज आर एंडेड। सर्विसेज में ये देखा जाएगा जिसका सर्विसेज एंडर हो, इसमें कोई हायर ऑफ, अर्लियर ऑफ, ये कोई चक्कर नहीं है। बस सर्विसेज के केस में सेल्स टैक्स तब लगेगा जैसे कोरियर सर्विस वाले आपको जो है वो कोरियर करके देने लगे हैं, उसी वक्त सेल्स टैक्स लग जाएगा। चलें, इट्स ओवर, शुरू करें। कंट्रोल एंड का बटन दबाएं, कंट्रोल एंड। चलें जी, किस पेज पे पहुंचे आप? पेज 474 पे, कंट्रोल एंड। ज्यादा कमेंट्स शुरू हो गए, खामोश हैं। ओके, कंट्रोल एंड का बटन दबा दिया आपने। मोहतरम, सेल्स टैक्स में सेल दो किस्म की है। भाई क्या कर रहे तू? सेल्स टैक्स में सेल दो किस्म की है, सेल्स टैक्स में सेल दो किस्म की है। टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। नोट नहीं करना अभी। टैक्सेबल सेल आगे दो किस्म की है, टैक्सेबल एट 17%, टैक्सेबल एट 0%। टैक्सेबल एट 17 में आगे दो किस्म की है, उसकी मैं बाद में बात करता हूं। होंडा एटलस कार ने सेल किए टैंक गवर्नमेंट को, टैंक, तोपें। तो होंडा एटलस कार ने टैंक सेल किए गवर्नमेंट को,
तो गवर्नमेंट कहेगी कि प्लीज मेरे से टैक्स ना लेना, इस सेल को माफ कर दो। तो करोड़ वाला टैंक 1,17,00,000 में नहीं बेचा जाएगा, करोड़ वाला टैंक करोड़ में बेचा जाएगा। इसे मैं क्या कहूंगा, कौन सी सेल? एग्जेम्प्ट सेल। फिर होंडा एटलस कार ने 30 लाख वाली गाड़ी सरासिफ को 35,10,000 में बेची। इस गाड़ी को कहेंगे टैक्सेबल सेल। टैक्सेबल एट, तुम मुझे बता दिया साथ साथ, टैक्सेबल एट 17%। हाथ थोड़ा सा और नीचे कर लो, फिर दोबारा चला जाना इधर। अच्छा, टैक्सेबल एट 17%। तो 35 लाख वाली गाड़ी होंडा एटलस कार जो है वो 35,10,000 की सरासिफ को बेचेगा। अच्छा, थोड़ी देर बाद होंडा एटलस कार को फोन आया एक्सपोर्ट सेल के लिए। एक्सपोर्ट सेल, हे हाय हाउ आर यू, हु आर यू? ही सेड आई एम Messi. Okay, so I am talking from Argentine. This is my wish that I drive the car of Pakistan on the roads of Argentina. May my wishes come true. Will you help me in this regard? होंडा ने कहा ये चक्कर कोई नहीं रखा, पैसों की बेचेंगे तुझे। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इनकरेज करती है एक्सपोर्ट को, इसलिए हम उसे 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में बेचेंगे, चाहे सरासिफ जाके लड़ाई करें होंडा से। उसका वो मसला अलग है। सरासिफ कहेंगे यार हाथ दोगे, मेरी बारी तो सरासिफ भी श्रीलंका जाके कहेंगे आप दे दो गाड़ी मुझे। अच्छा, तो अब मुझे ये बता दें कि क्या हम एक्सपोर्ट सेल करें तो 30 लाख वाली गाड़ी 30 लाख की बेचें, या 30 लाख जमा 0% लिख के उसे एहसास भी दिलाएं कि उसे सस्ती दे रहे हैं? एहसास भी दिलाएं। तो जब हम गाड़ी बेचेंगे तो हम गाड़ी का जब बिल बनाएंगे तो 30 लाख जमा 0% ऑफ 30 लाख इज इक्वल टू 0। 30 लाख जमा 0% सेल्स टैक्स इज इक्वल टू टोटल 30 लाख। तो 30 लाख की गाड़ी हम फॉरेन कस्टमर को बेच देंगे। आप बता दें करोड़ वाला टैंक कितने में? करोड़ में। 30 लाख वाली गाड़ी कितने में? 35,10,000 में। और 30 लाख वाली गाड़ी कितने में? 30 लाख में। ओके, आगे टैक्सेबल एट 17 दो किस्म की है। टैक्सेबल एट 17 दो किस्म की है, टू रजिस्टर्ड, टू अनरजिस्टर्ड। टू रजिस्टर्ड एंड टू अनरजिस्टर्ड। मिसाल के तौर पे, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर होंडा एटलस कार के पास डॉलेंस वाले आए और डॉलेंस वालों ने कहा हमें एक अपने प्रोडक्शन मैनेजर के लिए गाड़ी चाहिए। सैलरी का चैप्टर आपने पढ़ा, एम्प्लॉय को गाड़ियां लेके देता रहता है। तो डॉलेंस वाले आए और उन्होंने कहा हमें 3-4 गाड़ियां चाहिए, कुछ अपने दफ्तर में चाहिए, कुछ हमारे एम्प्लॉइज के लिए हमने देनी है। तो 3-4 गाड़ियां, एक हमारे डायरेक्टर को चाहिए, तो 3-4 गाड़ियां ना इकट्ठी पैक करके दे दो, शॉप पर ले आए हम। तो होंडा एटलस कार अब इनको 4-5 गाड़ियां जो है वो जेट त्यारे में पैक करके दे देगा। ये जो 4-5 गाड़ियां बेचने लगेगा तो होंडा कार जिनसे पूछेगा आपका सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है? तो ये जो बायर है जिसका नाम है डॉलेंस, ये कहेगा मैं आपको अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अभी बता देता हूं। तो ये बंदा रजिस्टर्ड है अंडर सेल्स टैक्स। तो होंडा वाले डॉलेंस वालों को भी 30 लाख वाली गाड़ी 35,10,000 की बेचेंगे। 17% लगाएंगे। कितने परसेंट लगाएंगे? 17% लगाएंगे। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आएगा और वो भी आके कहेगा मोहतरम मुझे गाड़ी बेचो। अब होंडा वाले कहेंगे चलें ठीक है जी, आपको हम गाड़ी तो बेचते हैं, लेकिन आप जरा बताएं आप हैं कौन? अब ये बंदा बताएगा कि जी मैं अपनी कहानी क्या बताऊं, वो तो मुझे भी नहीं पता, तो मेरी कहानी बड़ी लंबी है। और बैठ के फिर शुरू हो जाएगा, जिस तरह लोग आधा घंटा बोलते रहते हैं। अब वो बैठ के अपनी कहानी शुरू हो जाएगा और बताएगा भाई मैं बड़ा 2 नंबर बंदा हूं, मैंने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। अच्छा, कुछ लोगों ने तो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना ही नहीं होता, वो है कॉटेज इंडस्ट्री। आने वाले दिनों में पढ़ाऊंगा जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने तो अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर करवाना ही नहीं होता। कॉटेज इंडस्ट्री की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, जैसे कुछ लोगों ने इनकम टैक्स ही नहीं देना होता, चाहे 0 से 6 लाख तक जितना मर्जी कमा लें, तो कुछ लोगों ने इनकम टैक्स नहीं देना होता, तो कुछ लोगों ने सेल्स टैक्स भी नहीं देना होता। वो हम पढ़ेंगे किसी दिन। कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगता, इसलिए उसकी डेफिनेशन पढ़ के हमने साइड पर रख ली भी है, किसी दिन उसको अप्लाई भी कर देंगे। अब कई लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो छोटी इंडस्ट्री नहीं है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन ये लोग सेल्स टैक्स वालों के हाथों पकड़े नहीं जाते, क्योंकि सेल्स टैक्स वाले कहते हैं यार पहले बड़ी मछलियों को पकड़ो, दरमियानी को बाद में पकड़ेंगे। वैसे भी करोड़ों लोग पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं, सबको सेल्स टैक्स वाले कहां पकड़ सकते हैं? इसलिए पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी लॉट अनरजिस्टर्ड लोगों की फिर रही है और हुकूमत हर साल उनमें से 50, 60, 70 को पकड़ लेती है, फिर अगले साल और को पकड़ती है। तो एक ना खत्म वाली लिस्ट हो रही है। इसलिए लॉ मेकर ने अनरजिस्टर्ड लोगों के भी रूल बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पॉसिबल ही नहीं पाकिस्तान में कोई अनरजिस्टर्ड हो, पाकिस्तान में बड़े अनरजिस्टर्ड लोग हैं। अब एक बंदा आया, उसने आगे कहा यार मेरा तो माशाल्लाह बड़ा कारोबार है, मेरे एम्प्लॉइज भी 10 से ज्यादा हैं, याद आ रही है कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन, और मेरी लेबर 10 से ज्यादा है और मेरी सेल भी माशाल्लाह 1 मिलियन से बहुत ज्यादा है, तो मैं तो बड़ी इंडस्ट्री हूं, लेकिन
काफी सालों से मैं अल्लाह का शुक्र है बच रहा हूं हुकूमत के हाथों पे, तो मुझे उम्मीद है 2-4 साल और भी निकल जाएंगे, उतनी देर में मौत का फरिश्ता ही आ जाना है, तो इसलिए मैं बस बच ही रहा हूं हुकूमत के हाथों। तो अब इससे कहा आप अपना सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर बताएं। इस बुरे बच्चे ने कहा मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरा है ही नहीं। अब हुकूमत ने कहा होंडा इसको पकड़ ले, इसको गाड़ी बेचो 17+3%। 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10 हजार में ना बेचो, 30 लाख वाली गाड़ी 36 लाख में बेचो। कितने में बेचो? 36 की जान ले लो इधर ही, और 30 लाख वाली गाड़ी इसको कितने में बेचो? 36 लाख में बेचो। ओके, हम ऐसे ही एक अजीब सी बात कर लेते हैं, आपको हजम तो नहीं होगी। रॉयल फैन का नाम चले मैं ले लेता हूं कि रॉयल फैन एक बुरा बच्चा है, और रॉयल कोई जानने वाला तो नहीं बैठा रॉयल फैन के डायरेक्टर्स का कोई बेटा था। तो रॉयल फैन एक बुरा बच्चा है, रॉयल फैन ने अपने आप को लॉ में क्या नहीं कराया हुआ। अब डॉलेंस वालों के बाद रॉयल फैन वाले आए, रॉयल फैन वालों ने कहा हमें 3-4 गाड़ियां चाहिए, लेकिन रॉयल फैन वालों से जब पूछा कि आप अपना सेल्स टैक्सेशन नंबर बताएं, तो उन्होंने कहा हमने तो एनआईसी भी नहीं बनवाया हुआ अपना। तो सेल्स टैक्स, कई आपके बच्चे फिर रहे होंगे 18 साल से ऊपर नहीं एनआईसी बनवा रहे, तो हमने तो एनआईसी नहीं बनवाया हुआ, सेल्स टैक्सेशन नंबर दूर की बात है। तो इसका मतलब है आप उसकी जान ले लें, और 17 वाली गाड़ी कितने की बेचें? 17+3 की बेचें। ठीक है जी, आप लोग नोट करें, मैं अच्छे बच्चों को मिलाऊं, आप भी अच्छे बच्चे, मैं अच्छे बच्चों को मिलाऊं। तो वैसे आप लोगों ने बिल्कुल गलत किया था, मैं शाउट करता रहा चुप करें, और आप चुप नहीं किए, मुझे पहली दफा गुस्सा आया था। और खैरियत से? कौन बोल रहा है? थोड़ी कुछ चिनमिन तो हो रही होगी, मना कर दिया था। किस रो में हो रही थी? इस रो में। सीट चेंज कर लें, आप इधर आ गए हैं, इस रो में आ जाए। आप बल्कि आप ना पीछे वाली रो में आ जाए, नजर तो आ जाएगा ना शुरू। आप पीछे, आप आगे चले। और भाई खैरियत से? माशाल्लाह, वो भाई ने जैकेट नहीं पहनी हुई। पचास से ऊपर आ जाएंगे। दिया ही नहीं। हाँ, दिया ही नहीं। अच्छा, आपको हर किस्म के अच्छे बच्चे मिलेंगे। कुछ बच्चे बिल्कुल जो है वो कोने पे बैठना पसंद नहीं करते, और कुछ बच्चों ने कोने को अपना कंफर्ट जोन बनाया हुआ है, आते ही फौरन कोने में ढूंढ के। मसलन वो सामने देख, वो देख पे की उसने उधर लगाई होती है दीवार की तरफ। ओके, क्या कहता है? अच्छा, अब मोहतरम सेल ओवरऑल 4 किस्म की हो गई। करोड़ वाला टैंक करोड़ में बेचेंगे। मेसी भाई बाजी को गाड़ी जो है, मेसी भाई को गाड़ी जो है वो 30 लाख वाली 30 लाख में बेचेंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ गया तो उसको भी सुजुकी मेहरान हम जो है वो 1 लाख वाली 1 लाख में बेचेंगे। और जो है वो अगर सर आसिफ की बात करें, डॉलेंस की बात करें, सर आसिफ चुने, डॉलेंस की बात करें तो डॉलेंस वालों को हम 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10 हजार की बेचेंगे। 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 17% होता है 5,10,000, जिसे मैं 35,10,000 कह रहा हूं खाइस। और अगर कोई बुरा बच्चा आएगा हमारे पास जिसे हम पूछे होंगे कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और वो कहेगा चाय पिलाएं। जिससे हम पूछ रहे होंगे सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, और वो कह रहा होगा नहीं समोसे मैंने नहीं कहा, वो तो दिल पे ले लेंगे कुछ लोग। तो वो पूछ रहा होगा कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर अपना बताएं, तो वो आए बाएं शाएं कर रहा होगा। तो इस बंदे को आप गाड़ी 30 लाख वाली 35 लाख 10 हजार की बजाय 36 लाख की बेचें। जगह जगह इसकी जान लें, हर दुकानदार इसकी जान लेगा इसका। ओके, अब मुझे बोल लेने दें। इनको चुप करा देना, फिर मैं पढ़ाना शुरू करूं। परचेज ही हमारी 2 किस्म की है। परचेज फ्रॉम, अब टायर की बातें करते हैं। टायर खरीदने जाने, तो गाड़ी बेच दी ना, टायर खरीदने गए थे पहले, तो टायर की बात करते हैं। परचेज ही 2 किस्म की हुआ करेगी, सिर्फ रजिस्टर्ड बंदे से और अनरजिस्टर्ड से। तो होंडा एटलस कार वाले सोचा कि हम टायर खरीदते हैं गाड़ी के लिए। तो जब टायर खरीदने के लिए गए तो
टायर अवेलेबल थे, जनरल टायर के, योकोहामा के, मोकोहामा के, और पता नहीं कौन कौन से, ब्रिजस्टोन, बड़े जबरदस्त किस्म के टायर अवेलेबल थे। तो होंडा एटलस कार वालों ने 1 लाख वाले टायर 1,17,000 में खरीदेंगे। इसे मैं कहा करूंगा परचेज फ्रॉम जनरल टायर या परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। इस पे टैक्स कितने परसेंट लगा करेगा? 17%। फिर होंडा एटलस कार को मेरे आप जैसे बंदों ने कहा जाके, यार कोई हल्की भी गाड़ी बनाया करो, तुम लोगों की गाड़ियों को हाथ लगाने के भी सुने पैसे हैं, तो तुम ऐसा करो कि तुमको हल्की गाड़ी बनाओ। तो इन्होंने कहा हल्की गाड़ी मींस हल्की गाड़ी, हल्के टायर। हमने कहा कोई मसला नहीं यार, चलो बनाओ तो सही, तुम्हारी तरफ से तो होगी ना। तो इन्होंने सोचा कोई सस्ती सी गाड़ी का मॉडल लॉन्च करें। उसके लिए ऑब्वियसली ये पागल नहीं कि लाख रुपए के टायर खरीदेंगे, तो ये जाएंगे जनरल टायर, योकोहामा और ब्रिजस्टोन वाली मेन गली में जाएंगे और पता चलेगा पिछली गली में सस्ते टायर भी मिलते हैं। अब ये पिछली गली में जाएंगे और पिछली गली में फज्जे के टायर, सीधे के टायर और पता नहीं कौन कौन से टायर मिल रहे होंगे बड़े ही सस्ते दामों पे। अब इन लोगों से पूछा जाएगा कि क्या तुम लोगों ने अपने आप को सेल्स टैक्स में रजिस्टर कराया हुआ है? ये लोग उधर ही हंस हंस के लोटपोट होना शुरू हो जाएंगे कि हम अभी तक एनआईसी नंबर नहीं लगवाया अपना, तो तुम सेल्स टैक्स नंबर की बात कर रहे हो। तो अब इन लोगों को पकड़ा जाएगा और इन लोगों को पकड़ के पूछा जाएगा भाईजान टायर दे दो हमें, तो वो कहेंगे ठीक है टायर तो ले लेते हैं। हुकूमत को भी पता है ऐसे कई बंदे हैं, लेकिन हुकूमत उनको डिस्टर्ब नहीं करती। हुकूमत का मकसद कि लोगों के बिजनेस बंद करना नहीं होता। कभी कभी आके हुकूमत इनको डरा देती है, टैक्स लेके चली जाती है, फिर हुकूमत छोड़ देती है। तो बस इस तरह प्लस माइनस चलता रहता है। ओके, अब होगा क्या जब आप टायर खरीदने लगेंगे? तो लाख का टायर तो नहीं अब आप खरीदेंगे, आप तो टायर भी हल्की क्वालिटी के होंगे। तो फर्स्ट करें टायर आप खरीद रहे हैं 10,000 रुपए का। अब आप जब 10,000 रुपए देंगे तो क्या 10,000 देंगे या 10,000 में 20% डाल? इधर 20% वाला कोई चक्कर नहीं, ये तो जरा बात ही कोई डिफरेंट किस्म की है। ये जरा तो सोच के सोचें, क्या करेंगे आप? जल्दी सोच के सोचें। आप मेरे ख्याल से सिर्फ 10,000 रुपए दे के आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने इसको 11,700 दिया, 11,700 अगर आपने इसको दे दिया इंस्टेड ऑफ 10,000, तो इसने जेब में डालने, क्योंकि इसने तो हुकूमत के खाने में जमा नहीं कराना। इसी तरह का बिहेवियर आप लोग कभी कभी शो करते हैं, या हो सकता है बड़े होकर शो करें कि आप पीसी होटल में खाना खाने चले जाएं, बुंदू खान में खाना खाने चले जाएं, वहां शायद आप सेल्स टैक्स देने को तैयार हो, लेकिन यही आप जो है वो सीधे के होटल पे चले जाएं, फन्ने खां के होटल पे चले जाएं, तो वहां पे शायद आप खाने के बिल पे सेल्स टैक्स देने को तैयार ना हो, क्योंकि आपको पता है इसने आगे हुकूमत के खाने में जमा नहीं कराना। तो परचेजेस अगर अच्छे बंदों से करें तो 100 रुपए की बजाय 117 खुशी से पे किया करें, लेकिन अगर परचेजेस बुरे बंदों से करें तो हम पेपर में इस फिगर को इग्नोर किया करेंगे। द रीजन इज कि हम इतने पागल नहीं है कि यहां भी 17% टैक्स देंगे। हम अगर बुरे बंदे से जाके बाजार में चीज खरीदें और पता भी चल गया ये बुरा बंदा है, तो 1,000 रुपए की चीज है 1,000 रुपए देके बस उसको आ जाए, उसको क्यों सेल्स टैक्स देना है? असल में वो बिल पे सेल्स टैक्स डाल भी नहीं सकता। जब आप पिछली गली से जाके टायर खरीदेंगे, वो बिल पे सेल्स टैक्स आपसे लेगा, आप पूछेंगे तुम्हारा नंबर क्या रजिस्ट्रेशन का, फिर वो हादसा के उधर ही लोट पोट होने लग जाएगा, पोट पोट होने लग जाएगा। ओके, सर्विसेज के लिए कुछ रूल हैं अलग। सर्विसेज पे असल में टैक्स लगाना सूबे की जिम्मेदारी है, तो सर्विसेज पे हल्का फुल्का कभी टेस्ट कर लेते हैं ना मेडिकल में, वो जिस हद तक करेगा हम बात कर लेंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट टुमारो इज संडे, और 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेके 11 बजे तक लोट मिटा दीजिएगा। ये दिन फिर नहीं आने, बहुत थोड़े दिन रह गए अब। कितनों को ख्वाब में कोई न्यूमेरिकल आया, कभी कोई थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया और आता है? खड़े हो जो, ख्वाब सुनाए अपना, फिर मैं आपको ताबीर बताता। मैं कुछ सुन रहा हूँ ख्वाब में आपसे, किस तरह का नहीं आया? टैक्स का ख्वाब में, टैक्स रेट आया था ख्वाब में, सेक्शन 61 का 63 का। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी या लिस्टेड थी? कोई पक्की थी ऑर्गेनाइजेशन? ब्रांच हो गया तो मुझे आ गया। अच्छा, और कोई ख्वाब सुनाए? अच्छा पढ़ें जी। फॉलोइंग डाटा, पेज नंबर 474। फॉलोइंग डाटा इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर होंडा, कर दें मिस्टर होंडा, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ये सारी लाइनें पढ़ लें, और कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लें। सारी लाइनें पढ़ लें। जी भाईजान, सेल किए मैंने डॉलेंस को, कितने % टैक्स लूंगा? ये सेल वाली साइड है, सेल टू डॉलेंस, इसमें मैं 17% टैक्स लूंगा। मेरा कस्टमर है डॉलेंस, सेलर होंडा है,
कस्टमर है गवर्नमेंट, कस्टमर है मेसी, कस्टमर है डॉलेंस और कस्टमर है बुरा बच्चा रॉयल फैन। सेल टू बुरा बच्चा, जान ले लें इसकी। नहीं 20% का लॉस नहीं बोलना, 20 हमने कहीं नहीं लगाना। हम 17 अभी न्यूमेरिकल में अलग लगाएंगे, 3% का रेट अलग लगाएंगे, 20% रेट नहीं लगाना कहीं भी। 17 और 3 अलग अलग लगाया करेंगे। ये सेल है रॉयल फैन, नहीं बड़ा बच्चा नहीं, बुरा बच्चा। एक्सपोर्ट सेल, आगे कौन सी सेल जी? एक्सपोर्ट सेल, टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 0%। मीसनी, मेसी। ओके, अभी पूछने की तो क्या थी कि ये क्या लिखा है पता है सबको? देर से बात चल रही तो जवाब तो यही मिलेगा। चार तीनों नहीं बताना, तो दुनिया की वाणी लगी। एग्जाम सेल क्रॉस कर दें, चुप। एग्जाम सेल, एग्जाम सेल को इग्नोर करें, एग्जाम सेल को इग्नोर करें। नेक्स्ट, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर एट द रेट ऑफ 17% एंड परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर, इसको इग्नोर कर। चलें डायरेक्ट स्टार्ट। परचेज वर्किंग 1 हमारी हुआ करेगी। ये टायर आपने खरीदे हैं मेन गली से, जनरल टायर खरीदे हैं, और ये टायर आपने पिछली गली से फजे के टायर खरीदे हैं। तो परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। घुटना नीचे करो, ड्राइंग रूम में बैठे हुए तुम, बैठक। अच्छा जी, वर्किंग 1, इनपुट। इनपुट की डेफिनेशन किसी को याद हो? परचेज इंटू 17%। वो जो डेफिनेशन कल मैंने 5 पॉइंट पढ़ाए हैं वो भूल गया तू। इनपुट टैक्स की डेफिनेशन परचेज इंटू 17%। अच्छा जी, परचेज ढूंढे जी, रजिस्टर्ड की और अनरजिस्टर्ड की। रजिस्टर्ड से परचेज बताएं कितनी है? 4000 की चीजें खरीदी। अच्छा एक बात सुन लें, ये न्यूमेरिकल में ना एक लाइन लिखी होती है जो मैंने लिखी हुई थी, वो डाल लें। ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। अब्दुल्ला ये किताब में डलवा दो लाइन, क्योंकि पास पेपर में लिखी होती है। ऑल फिगर्स आर एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। क्या मतलब? ये जो फिगर्स है ना, अगर 1,17,000 है तो फिर 1,00,000 टाइप फिगर दी है एग्जामिनर ने आपको, और अगर फिगर 35,10,000 है तो 35,10,000 टाइप चीज नहीं दी, उसने 30,00,000 टाइप चीज दी है। यानी ये फिगरें सेल्स टैक्स डाल के हैं या सेल्स टैक्स डाले बगैर? सेल्स टैक्स डाले बगैर। यानी अगर 117 टाइप चीज है तो वो नहीं दी उसने 100 रुपया दे दिया आपको। ओके, परचेज बोलें जी 4000। ये 4000 की परचेज किससे की है? जनरल टायर से। क्या खरीदे हैं? टायर। जब दुकान पे गए होंगे तो जनरल टायर की दुकान मेन गली पे होगी, जनरल टायर ने कहा होगा 4000 रुपए का टायर, 4000 रुपए का टायर, 17%, 680। 4680 हमने अपनी जेब में दे दी, जेब से दे दिए होंगे 4680। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहता हूं इस पर टैक्स कितना है? 4000 इंटू 17%, 680। तो एट द टाइम ऑफ परचेज, सेल्स टैक्स दो धारी तलवार है, परचेज के टाइम पे किया जाता है और सेल्स के टाइम पे रिकवर किया जाता है। तो बताएं जी दुकान पे मैं कितने पैसे देके आया हूं? 4680। उसमें से टैक्स कितना देके आया हूं? 680। एक और मैंने परचेज की है अनरजिस्टर्ड बंदे से, परचेज अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ऑफ ₹1000। कितने की परचेज की है? 1000 की। ये इसको इग्नोर कर दिया करेंगे। टोटल ये 1000 रुपया तो लिखे ना, जाहिर बात है, यहां तो जरा लिखे 680। चलें जी नोट कर लो। ये वर्किंग 1 हमारी मुकम्मल हो गई। इनपुट टैक्स क्या होता है? परचेज इंटू 17%. You are noting it down? Or should I come and note it down? टेस्ट का सॉल्यूशन वेबसाइट पे अवेलेबल है। सही हो गया, कर दी। टेस्ट में गाड़ी 78 लाख की थी, कितने लोगों ने 78 लाख पे डिडक्शन निकाल दी? कितने लोगों ने 75 लाख पे डिडक्शन निकाली? सोचिए जी, बताएं 78 लाख पे जिन्होंने रेट लगाया, 1 2 3 4 5। भाई गाड़ी 78 लाख से 75 लाख से ज्यादा है तो रेट किस पे लगाना है? 75 लाख पे। आपने भी 78 लाख पे लगा दिया, आपने भी 78 लाख पे। कितने लोगों ने 78 लाख से ऊपर की गाड़ी थी और 75 लाख पे रेट लगाया डिप्रिसिएशन का?
सॉरी, ये आई कैप में जमा कराए होंगे मैंने, आई कैप में हर साल जमा कराने पड़ते हैं, वरना आप अपने नाम के साथ ACA या FC नहीं लगा सकते। आपका मतलब आई कैप छोड़ देगा आपको CA करके, हर साल आपको फीस जमा करानी पड़ेगी। चले आगे 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 आगे। वर्किंग 1, वर्किंग 1, वर्किंग 2, छोड़े छोड़े सरासी से पूछिएगा। वर्किंग 2, वर्किंग 2। अच्छा जी, ये किसका डेटा हो गया? परचेज का। अब किसके डेटा की तरफ जाएं? सेल। अच्छा जी, सेल हमारी जो है ना वो 3 किस्म की हुआ करेगी। सेल 3 किस्म की हुआ करेगी। एक हुआ करेगी टैक्सेबल एट 17%, उसमें 17 और 17 जमा 3 दोनों आ जाया करेंगी। एक हुआ करेगी टैक्सेबल एट 17%, उसमें डॉलर्स और रॉयल फैन दोनों आ जाएंगे। एक हुआ करेगी हमारी जीरो रेट सेल, इसमें वो बाहर के मुल्क में जो हमने सेल की है वो आएगी। और एक होगी हमारी एग्जेम्प्ट सेल। तो सेल 3 किस्म की हुआ करेगी। न्यूमेरिकल के फेस पे हम इसकी अलग कैटेगरी नहीं बनाएंगे, इन दोनों की अलग कैटेगरी नहीं बताएंगे, वो मैं बता देता हूं क्यों। इन दोनों को अलग कैटेगरी नहीं बनाएंगे, 3 ही सेल होंगी, टैक्सेबल एट 17, टैक्सेबल एट 0 और एग्जेम्प्ट सेल। वैसे लिटरली मुझे रोना आ रहा है, मैं यार टीए रूम में या फैकल्टी रूम में क्लास के बाद जाके मैं रोऊंगा कि हद होती है। 78 लाख की गाड़ी है और आप लोगों ने 78 लाख पे डेप्रिशिएट कर दी। मैं याद ही कोई नहीं रहना मैनू कितों का मसला है। ओके, सेल सेल पकड़े जी, सेल सेल सेल। कितने लोग कह रहे हैं मैं टेस्ट देने जाता तो मैं तो 75 लाख ही करता। देख लेते हैं आप चारों के टर्म टेस्ट में कितने आते हैं। अच्छा जी, सेल बोले जी, सेल 900 और सेल 800। ये सेल जो है ये सेल होगी डॉलेंस को, अच्छे बच्चे को, और ये सेल होगी बुरे बच्चे को। जीरो रेट सेल, एक्सपोर्ट सेल, मेसी को सेल की कितने की? 500 की। डिंकी सॉरी गाड़ी, जीरो रेट सेल। और एग्जेम्प्ट सेल 300। इन पे 7-7-17 नहीं लगाया मैंने, इन पे 7-7-17 नहीं लगा। एग्जेम्प्ट सेल को इग्नोर नहीं करना इधर, एग्जेम्प्ट सेल को इग्नोर नहीं करना, एग्जेम्प्ट सेल यहां लिखनी है। अच्छा, कौन कौन सी सेल आ गई जी? टैक्सेबल सेल, जीरो रेट सेल और एग्जेम्प्ट सेल। और ये जो सेल्स हैं इन पे 17 नहीं लगाया, इसलिए मैंने लफ्ज लिखा है सेल, क्योंकि 17 लगा दूंगा वो तो आउटपुट बन जाएगा। और इन पे 7-7 क्या लगा दिया? 17। अच्छा जी, टोटल सुबह वालों ने करवा दिया था, वही मैं चला लेता हूं, आप लोगों को बताना नहीं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, सारे लोग अटेंटिव हो जाएं, सारों में आप भी हैं। अच्छा, इतने भी मगन हो सकते हो आप लोग पढ़ाई में। अच्छा, सेल बता दीजिए कितने किस्म की है? 3 किस्म की, टैक्सेबल, जीरो और। अब मेरा एक सवाल है आपसे, 680 इज मे बी परचेज ऑफ टायर्स। 680 वाले टायर किस सेल में कितने इस्तेमाल हुए? क्योंकि ये जो टायर हैं 680 वाले, ये डॉलेंस वाली गाड़ी में भी लगे होंगे, रॉयल फैन को जो गाड़ी बेची है उसमें भी लगे होंगे टायर। मुरलीधरन को ये तो नहीं कहा टायर उधर से लगवा लेना, गाड़ी हम भी भेज रहे हैं, इसमें भी टायर लगे होंगे। और गवर्नमेंट के टैंक उसमें तो वैसे ही हमने टायर फिट करके देने हैं। तो ये सारी चीजों में टायर लगे होंगे। बताएं कौन से टायर किस में कितने कितने इस्तेमाल हुए? एक बंदे ने एक लफ्ज बोला है अपोर्शनमेंट। चलें ठीक है, अपोर्शनमेंट। अच्छा, वो आपने खुद ही हेडिंग बता दी। अपोर्शनमेंट किसे करें? 680 को। चलो 680 का नाम बता दो। इनपुट। चले आप लोगों ने हेडिंग बता दी, अपोर्शन करना है इनपुट को अमंगस्ट सेल, सेल में इनपुट को सेल में तकसीम कर दो। 680 को इधर लिख दो, 3 दफा तो नहीं है 680, तो 680 को इधर नहीं लिखना, 680 को इधर लिखना है। यहां तक नोट करें। हाँ हाँ, मुझे पता है इसमें 17 और 20 है। इस बात का जवाब मैं आखिरी 5 मिनट में दूंगा।
आप कैलकुलेटर पकड़ें और रीप्ले का बटन को दबा के जरा चेक कर लें चल रहा है, वो यूज होगा रीप्ले का बटन। चलें पकड़ें 680 को, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें। ये पेपर में कैलकुलेशन आपने शो नहीं करनी, ये कैलकुलेटर पे करनी है। आज पहला दिन है, मैं शो कर रहा हूं, शो करने आया हूं। 680 डिवाइडेड बाय 2500 मल्टीप्लाइड बाय 500। 680 अगर सारी गाड़ियों की सेल में इस्तेमाल हुआ है तो बताओ हुकूमत की टैंक के सेल में कितना इस्तेमाल हुआ? ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे करना है। कर लिया? ओके, अब इधर आ जाए। 462 136। वैसे 82 निकालने की जरूरत नहीं है, रीजन बताऊंगा। एग्जेम्प्ट सेल के इनपुट को हमने इग्नोर करना होता है, लेकिन चलें अभी पहली क्लास में निकालें। 82 तो वर्किंग 2 के नीचे उर्दू में लिख लें, इनपुट को तीनों किस्म की सेल में अपोर्शन करना है। इनपुट को तीनों किस्म की सेल में अपोर्शन करना है। कुछ बोला आपने? तो व्हाट इज दिस? परचेज या परचेज का 17%? परचेज का 17%। व्हाट इज दिस? सेल। इसको इधर ले आए और इसको तीनों में पोर्शन कर दें। ओके नेक्स्ट। हर चीज का एक मुंह होता है, तो इधर भी न्यूमेरिकल का एक मुंह होगा। ओके, अब आपकी सेल तीन किस्म की है, एक टैक्सेबल है, एक जीरो रेट है और एक एग्जेम्प्ट है। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट बताएं। सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। लेकिन सेल हमारी तीन किस्म की है, सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%, और तीसरी और आखिरी सेल जो टैंक वाली है, सेल इंटू 17% माइनस परचेज इंटू 17%। ओके, अब आप मुझे बताएं, जिस वक्त मैं 1700, थोड़ी देर के लिए ये बात भूल जाए कि इसके ऊपर 3% और भी लगना है, फिलहाल इन दोनों को एक ही समझें। जब मैं ये 1700 वाली चीजें बेचूंगा तो मैं बिल पे 1700 लिखूंगा या 1700 जमा 17%? इसका मतलब है मैं सेल करने लगा हूं तो सेल के वक्त अगले से टैक्स रिकवर करूंगा। ये 1730 लाख टाइप वाली चीज है जिसमें मैंने 5,10,000 सेल के मौके पे कस्टमर से रिकवर करना है। तो अब मुझे बता दें, जब मैं 1700 के टायर बेचूंगा तो गाड़ी जब मैं 1700 वाली गाड़ी बेचूंगा तो 1700 पे कितने परसेंट लगाऊंगा? 1700 पे 17%। ये 900 और 800 वाला जी कितना हो गया? 289। ये होगी सेल इंटू 17%। इस सेल की परचेज ढूंढें, इस सेल की परचेज इंटू 17% 462 है ना। इस सेल वाली फिगर इसमें से माइनस कर दें, ये वाली फिगर इस सेल में से इसकी परचेज माइनस कर दी। जवाब निकालने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इस पे एक अलग बहस है जो थोड़ी देर में होगी। ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, क्या चक्कर है। आगे चलें। मुरलीधरन को जो सेल की है वो गाड़ी हमने बेची है 500 की। जब हमने 500 की गाड़ी बेची होगी तो हमने बिल पे लिखा होगा 500 जमा आंडा परसेंट, 500 जमा 0%, और उसको 500 की ही चीज बेचती होगी। तो क्या हमने उससे सेल्स टैक्स रिकवर किया होगा या 0 रुपीज रिकवर किए होंगे? 0 रुपीज रिकवर किए होंगे। तो इसीलिए इसको जीरो रेट सेल कहते हैं। 500 इंटू 0%, 0। अब इसकी गाड़ियों में जो टायर इस्तेमाल हुए उसके ऊपर टैक्स कितना पे कर चुके हैं? 136। ये माइनस करने की इजाजत होगी, ये माइनस करने की इजाजत होगी, और हुकूमत आपको खुश होके वापस कर देगी 136 रिफंडेबल। ये आप हुकूमत से जाके रिफंड मांग लेंगे, हुकूमत को जब आप साबित करेंगे ये गाड़ी मैंने एक्सपोर्ट कर दी है। तो एक्सपोर्ट हुई हुई गाड़ी का जितना सेल्स टैक्स आप टायर खरीदते हुए, लोहा खरीदते हुए, शीशा खरीदते हुए पे कर रहे हैं, वो सारा आपको रिकवर बैक हो जाएगा, क्योंकि आपने एक्सपोर्ट सेल करके हुकूमत को खुश कर दिया। तो ये सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। एग्जेम्प्ट सेल, आखिरी वाली हमारी बची एग्जेम्प्ट सेल। तो 300 जरब कुछ भी नहीं करना, 300 जरब आपने कुछ भी नहीं करना।
इस एग्जेम्प्ट सेल को आपने बस क्रॉस कर देना है, आउटपुट क्रॉस, इनपुट 82, ये वो टैंक वाला है, ये 82 का इनपुट डेड हो जाएगा, ये 82 का इनपुट डेड हो जाएगा। अब आपके जहनों के अंदर एक सवाल आ रहा होगा कि गवर्नमेंट को सेल करने का हमें फायदा नहीं हुआ, उल्टा हमें गवर्नमेंट को सेल करने का नुकसान हो गया, कि यही फर्क है एग्जेम्प्ट सेल और जीरो रेट सेल में। हुकूमत को सेल करने का हमें नुकसान हो गया कि हमने करोड़ वाले टैंक करोड़ में बेचे और टैंक में जो मटेरियल यूज हुआ था उसके परचेज का 17% हुकूमत ने हमें माइनस नहीं करने दिया एफबीआर ने, और वो हमारा डेड हो गया। ये सवाल आपका बिल्कुल जेन्युइन है। इस सवाल को इंशाल्लाह किसी और क्लास में टेकअप करेंगे, जिस वक्त एग्जेम्प्ट सेल की और मिसालें मैं आपको दूंगा। अभी एक एग्जेम्प्ट सेल की ये आपको अधूरी सी और अजीब सी मिसाल दी थी, एग्जेम्प्ट सेल की मिसालें जरा आने वाले दिनों में आएंगी तो फिर आपको आइडिया होगा व्हाट इज एक्चुअली एग्जेम्प्ट सेल। तो एग्जेम्प्ट सेल एक बुरी सेल समझ लें। हाँ, इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट अच्छे के माने में इस्तेमाल होता था, लेकिन सेल्स टैक्स में हम एग्जेम्प्ट जरा बुरे के माने में इस्तेमाल किया करेंगे कि एग्जेम्प्ट सेल जरा अजीब सी सेल है। एग्जेम्प्ट सेल हुकूमत इंकरेज नहीं करती, लेकिन हुकूमत ने अपने कहने पर टैंक बनवाए थे हमसे, अब हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। शायद इन्वेंट्रीज के टॉपिक में आपने एक बात पढ़ी थी कि ये कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है और इतना नुकसान नहीं है। इन्वेंट्रीज के टॉपिक में आपने पढ़ा था कि जब आप टायर, रॉ मटेरियल, लोहा, ये सारी चीजें खरीद रहे हों और आपने फिर आगे टैंक बना के बेचना है तो ये नॉन रिफंडेबल टैक्स है, और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को आप एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना दें तो नॉन रिफंडेबल टैक्स को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाए। आप कहीं मेरा टैंक बना ही महंगा बना तो महंगा बने तो महंगा आगे बेच दें, आप उस तरीके से प्राइस रिकवर कर लें, तो वो आपके बिजनेस के डिसीजन है, वो छोड़ें। ये टैक्सेस नॉन रिफंडेबल हैं, ये रिफंडेबल टैक्सेस हैं। और ये तो एग्जेम्प्ट सेल अजीब सी सेल है यहाँ पे, जिसका इनपुट क्या हो जाया करेगा, डेड हो जाया करेगा। नोट करेंगे 3% वाली बात उधर ही रहेगी। अभी कोई ओवर एफिशिएंट तो नहीं बन रहा जहां नेगेटिव करके जवाब लिख रहा हो, कोई ओवर एफिशिएंट ना बने। ये जो न्यूमेरिकल का फेस है, जी जी करते हैं। ₹1700 कितना लगाया, 17%, और वो फिगर माइनस कर दी। ₹500 कितना लगाया, 0%, और इसको इग्नोर करना, इस पे सेल्स टैक्स है ही नहीं, एग्जाम सेल है। ये इनपुट नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं होगा, वापस नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स एग्जाम लेवल फॉर्मेट। ये अब इस सॉल्यूशन को आप काट दें, स्पेशली जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ पेपर में नहीं करनी, ऐसे टाइम ज़्यादा होगा इससे, तो इसकी जगह वाई कैप कर ये रहा है कि सिर्फ 136 को पकड़ता है, सिर्फ 136 को, और लिख देते हैं 136 इज रिफंडेबल। बस एक इंग्लिश की लाइन हम डाल दिया करेंगे 136 इज रिफंडेबल। ये तो डेड 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 का जिक्र भी नहीं करना, कई दफ़ा चीज़ों को इग्नोर करते हैं और नोट देते हैं ना, ये ऐसी चीज़ है जिसका नोट भी नहीं देना, बस डेड है तो डेड है, खत्म बात। तो इसलिए पेपर के अंदर हम ये वाला चक्कर नहीं किया करेंगे। लेकिन इसकी भी ना एक रिफाइंड फॉर्म है, इसकी भी एक रिफाइंड फॉर्म है, वो मैं आपके सामने आप शो करने लगा। असल में ये न्यूमेरिकल का फेस था, इसकी एक रिफाइंड फॉर्म है। सो लेट्स कट इट ऑल, सारे को फारिग करें जी जी। अभी एक मिनट में फेस शो कर लूँ, आप बताओ क्या पूछ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बताता हूँ जी। बंदे का नाम जी मिस्टर होंडा, एक्स को होंडा कर दिया है, इनकम एंड टैक्स दे रहा हूं, नहीं, सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ये मैंने रोशनी कर दी है इस पे, ये कौन सा रंग लग रहा है, लाल। इसको आपने काट देना है, बल्कि कैलकुलेट ही नहीं करना पेपर में, और इसके साथ आपने लिख दिया करना है रिफंडेबल, डंडेबल नहीं, रिफंडेबल। 82 को आपने कुछ नहीं करना, और 136 के साथ आपने लिख दिया करना रिफंडेबल। अब वो जो मेसी की गाड़ी में टायर इस्तेमाल हुए हैं उनका रिफंड हुकूमत से ले लें जाके। न्यूमेरिकल के ऊपर 10-12 लाइनें छोड़ के नीचे हम लिख दिया करेंगे, पहले ही इजी मार्क्स ले लिया करेंगे, रिफंडेबल ऑन जीरो रेट सेल। जीरो रेट सेल के ऊपर रिफंड कितना है जी, चलें जी नोट करें 8-10 लाइनें छोड़ के।
ओके, अब प्रॉपर फॉर्मेट आपके सामने आ गया है। उधर रखे ना, मैं तो बात कर। अच्छा, अगला काम ये करना है आपने कि 500 के ऊपर सोचना है 0%, तो नो नीड। 300 पे टैक्सी नहीं, तो नो नीड। अब आपकी जितनी भी आइज है ना, जिस सारे बच्चों की, वो इस नीले डब्बे में होनी चाहिए। बस नीले डब्बे में सारे खजाने छुपे हुए हैं दुनिया के। आखिर नीले डब्बे में सारे खजाने छुपे हुए हैं। तो नीले डब्बे पे नजर रखकर आपने न्यूमेरिकल का फेस सॉल्व करना है। यहां तक मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन मेरी नजर नीले डब्बे के अंदर ही होगी। जिसकी नजर बाहर जाएगी तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। चलें, सेल पे क्या लगाते हैं? 17%। इसका नाम क्या है? आउटपुट। रॉयल फैन वाली गाड़ी और डॉलेंस वाली गाड़ी दोनों ही मंगवा लें। डॉलेंस वाली गाड़ी भी, रॉयल फैन वाली गाड़ी भी, दोनों ले आए, कोई मसला नहीं। सेल पे लगाएं 17%। जी कितना आया? 289। इसमें आप लेस करें इसका इनपुट, अभी नोट ना करें, इसमें लेस करें इसका इनपुट, एंड पे नोट करने दूंगा मैं, 462। लेकिन जब ये इतना ज्यादा इनपुट माइनस होगा तो हुकूमत का दिल करेगा धक 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 धक। हुकूमत कहेगी इत्थे भी रिफंड, उत्थे भी रिफंड, मेरी जान ही ले ले आके। यू कैन टेक माई जान, तुम जान ही ले लो मेरी आके, कहेगी। तो अब ऐसी सूरत में रूल बनाया शहबाज शरीफ ने, इमरान खान के जमाने में भी यही था, लॉर ऑफ इनपुट सारा नहीं माइनस करने देंगे आपको, जान ले लेंगे आपकी। हमारा दिल कितना चाह रहा है माइनस करने को? 462। एक्चुअल 462 या 90% ऑफ आउटपुट। ये अब 90% टाइप तो चीजें अब याद ही करनी पड़ेंगी ना पेपर में, और क्या हाल है। या 90% ऑफ आउटपुट। तो व्हाट इज एक्चुअल? व्हाट इज 90% ऑफ आउटपुट? 260। अब बता दें इन दोनों में से हुकूमत आपको माइनस क्या करने देगी? हालांकि आपकी जेन्युइन डिमांड है कि मैंने इतने महंगे टायर इसमें इस्तेमाल किए हैं, प्लीज मुझे माइनस करने दो। हुकूमत कहेगी नहीं सॉरी। अब आप मुंह उधर करके रोने लग जाएंगे, रोने लग जाएंगे आप। अब जब आप रोएंगे तो हुकूमत कहेगी की हुआ है, मेरा दिल चाह रहा था 462 माइनस करने को, लेकिन तुम जालिमों ने मुझे कितना माइनस करने दिया? 260। कैरी फॉरवर्ड इनपुट। बोल क्या मसला है, बोल। ये मैं कह रहा था कि मेरा ना दिल चाह रहा था 462 माइनस। अच्छा फिर आप लोगों ने ना सिर्फ 260, आप लोगों ने सिर्फ 260 माइनस, फिर कितना नहीं माइनस करने दिया? तो अगले महीने माइनस कर लेना, रो क्यों रहे हो? अगले महीने माइनस कर लेना। तो ये 202 अब आप फरवरी के न्यूमेरिकल में माइनस कर लेंगे। ये 202 फरवरी के न्यूमेरिकल में माइनस कर लेंगे। हम देखेंगे वो कहां पे आके फॉल करेगा, उसकी अभी मैं जगह नहीं बता रहा। तो ये 202 अगले महीने में माइनस हो जाएगी, क्योंकि आपकी जेन्युइन डिमांड है, कोई मसला नहीं है। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? 29। एक चीज रह गई है, वो था इस 800 नीले डब्बे के अंदर है, वो इस 800 का 3% था, जो आपने एक्चुअली 20% लगाना था, लेकिन 17 इधर लगा दिए, 3 और लगा दें। वो 3 ना अलग से लगाया करना है। अक्सर हम लफ्ज बोलते थे न्यूमेरिकल के एंड पे ये कलर में, तो ये न्यूमेरिकल के एंड टाइप की चीज है। 3% ऑफ सेल टू अनरजिस्टर्ड, 3% ऑफ सेल टू 3% ऑफ 800। बुरे बच्चे की जान जो ली है 24, पेबल टू गवर्नमेंट 53। दैट इज कंप्लीट फॉर्मेट। नोट कर लें। ये लकीर के फकीर आप लोग बन रहे हैं, आई डोंट लाइक इट। अगर आपको समझ आया तो नोट करें। 2 मिनट दे रहा हूं आपको। हद होगी। वही पहला न्यूमेरिकल कराया, वही मिटा दिया, अभी तो बेस बन रही थी मेरी, तेरी चुपिए, जल्दी करना। नोट, सॉरी जरा माजरत। अच्छा नोट करो। नकलें मार रहे हैं सोल्यूशन से, चपेड़े मारूं। दूल्हा किधर गया है? दूल्हा को ये साथ साथ नोट किया था, ये गड़बड़, ये यही तो। आप लोगों की वजह से दूसरी क्लास में बड़ी बातें सुननी पड़ी हैं। हाँ, इसलिए अब तो चुप कर जाए। कल किधर थे? परसों।
भाईजान कर लो नोट, थोड़ी मेहरबानी। तो यार ऐड करना 3% सेल टू अनरजिस्टर्ड, कितने दिन बाद आया बताना आते हो। ओके सिर्फ ब्लू वाले डब्बे को देखते हैं। सेल कितनी है? 1700 इंटू 289 प्लस, हमेशा ही लोअर ऑफ करना है, हमेशा ही, ये नहीं कि देखा करेंगे क्या चक्कर है। माइनस करने को दिल चाह रहा था 469, माइनस करने को दिल चाह रहा था 462, लेकिन लोअर कितना आ रहा है? तो लोअर आ रहा है 260, तो दोनों में से लोअर को माइनस करें। कितना दिल चाह रहा था माइनस करने को, कितना करने दिया, कितना फिर कभी। तो ऐसा हो सकता है 462 की ख्वाहिशात हो 260 दुनिया में पूरी हो जाए और बाकी आखिरत में पूरी हो। तो इसलिए प्लीज मेंटली प्रिपेयर रहा करें, को हर चीज पूरी नहीं करनी होती दुनिया में। अच्छा जी 29, क्योंकि दुनिया वाले तो इस तरह करते हैं कि जो जिसने एक कत्ल किया उसको भी एक दफा मार देते हैं, जिसने 100 कत्ल किया उसे भी एक दफा मार देते हैं, तो वो आखिर में फिर जरा अलग प्रोटोकॉल होगा 100 वाले का। 29, तो दुनिया वाले तो सजा भी सही तरह नहीं दे सकते। 29, अब जी मुझे बता दें, एड 3% ऑफ सेल टू अनरजिस्टर्ड, ये गंदा ना बोलो, बुरा बोलो, इसी ब्लू डब्बे के अंदर देखना है 800 53, ये क्या, कौन सा 3%? ये आपने बुरे बच्चे को सेल की है 800 की, तो हुकूमत कहती है इस पे 20% टैक्स लगाओ। तो इस 800 को 1700 में पड़े होने की वजह से इस पे 17% लग गया, तो 3 और लगा दें। नहीं, तो आप तो वो डबल तो कर रहे हो, 800 1700 में शामिल है, तो 800 पे 17% लग गया, तो अब सिर्फ 3% और लगा। जान इधर लेनी है, इधर नॉर्मल तरीके से ट्रीट करना है। अच्छा ये पेबल टू गवर्नमेंट कब है? ये 53, ये कौन बोला है 15 फरवरी? कौन बोला है? सही बोला है, पेबल टू गवर्नमेंट ऑन 15 फरवरी। इसको रिफंडेबल से नेट नहीं करना क्योंकि ये अलग स्टोरी है। पेबल टू गवर्नमेंट ऑन 15 फरवरी, जनवरी है ना, तो 15 फरवरी। 53 इज पेबल टू गवर्नमेंट। नहीं, इसकी इजाजत नहीं है, इसके रूल अलग है, इसके रूल अलग है। हाँ, ओके, हो जाता है वो कुछ सिनेरियोज में। छोटी सी सवाली करनी है आपने होमवर्क की में, पेज नंबर 524, पेज 524, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, स्टार एंटरप्राइज का डेटा है आपके पास, इधर देखें। सेल रजिस्टर्ड लोगों को आ रही है 17% वाली, सेल अनरजिस्टर्ड को आ रही है 17 जमा 3 वाली, 20 का लफ्ज़ नहीं बोलना कभी, 17 जमा। मैसी को सेल आ रही है, गवर्नमेंट को सेल आ रही है टैंक, परचेज आ रही है रजिस्टर्ड से, परचेज आ रही है, एक जमाना होता था ऐसे सवाल भी आते थे पेपर में, परचेज आ रही है कौन सी? अनरजिस्टर्ड। परचेज किससे आ रही है? अनरजिस्टर्ड से। और एक नई चीज आवे, ये अब आपके लिए चैलेंज तो नहीं, मैं कहूंगा आसान सी चीज है, परचेज रिटर्न है। तो परचेज रिटर्न को परचेज में ऐड कर दूं या माइनस? तो आप लोग यहां माइनस कर दीजिएगा इसको, 6500 में से 650 ये वाला माइनस कर दीजिएगा। तो अब दो न्यूमेरिकल हो गए होमवर्क में, एक जो आज की है, नहीं बीना सिकंदर, चैप्टर 18 क्वेश्चन नंबर 14, और ये वाला। ओके अच्छा जरा बैठे रहें। ओके अच्छा, आपसे अक्सर बात चलती है
अब्दुल्ला बैठे रहें कि आपके साथ वाला, हाँ चलें रिकॉर्डिंग, कोई मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हम। तो नेक दोस्त, तो भाई कई एतबार से दोस्त अच्छा होता है। जैसे आप टॉफ़ी खाने लगे, आपको बिस्मिल्लाह पढ़नी उसने याद करा दी, टॉफ़ी खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हिल्ला तामना पढ़नी आपको याद करवा दी पूरी। आप जो है चुप यार, चुप रहो ना, हाथ धो गई। आप जो है वो मस्जिद में दाखिल होने लगे, आपको याद करा दिया कि राइट पाँव से एंटर हो जाओ। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद कराता रहता है। चीज़ खरीदने और बेचने की दुआ किसको आती है? चीज़ 1 रुपये की चीज़ खरीदें या 1 करोड़ की खरीदें बेचें, उसकी दुआ किताबों में लिखी हुई है चीज़ खरीदने बेचने की। कुछ तो वालिदैन ऐसे हैं वो बच्चों को कहते हैं कि तब तक तो हम तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देंगे जब तक तुम ये दुआ याद ना कर लो। तो इसलिए चीज़ खरीदने बेचने की दुआ भी आनी चाहिए। और फिर छोटी छोटी ये दुआओं की किताब ये साथ ही जाओगे पढ़िए, वो 30 रुपये की किताब है सारी, ये साथ ही बुक शॉप पे पड़ी हुई है। और इसी तरह जो है वो कई चीज़ें हैं दुनिया में। अब मेरे बच्चे जिस मदरसे में पढ़ते हैं, अब वो मदरसे वाले कभी उनको टास्क दे देते हैं, आज जाके बड़ों के पाँव धोने हैं, आज जाके आपने खाना पकाना, आज जाके इस चीज़ में बड़ों की हेल्प करनी है। तो छोटी छोटी चीज़ें अगर आप साथ वाले को ज़रा याद कराते रहेंगे तो इंशाल्लाह इससे उसको भी फ़ायदा होगा और आपकी ज़ात को भी फ़ायदा होगा। और नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ, आपने उससे पूछ लिया 33 सफ़ा सुभान अल्लाह, 33 सफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 सफ़ा अल्लाहु अकबर तुमने पढ़ लिया है। नमाज़ पढ़ के फारिग हुआ, आपने उससे पूछ लिया तुमने आयतुल कुर्सी पढ़ ली है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप उसको याद कराते रहेंगे। वो जूते पहनने लगा, पहले राइट पहन लो, जैकेट पहनने लगा, पहले राइट बाजू पहन लो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप उसको याद कराते रहेंगे इंशाल्लाह। और फिर अखलाक का तो पूरा एक सबक है कि वालिदैन से कैसा सलूक कर रहे हो, घर वालों से। छोटी सी बात, आपने कुछ झगड़ा करने लगा, आपने उसे याद करा दिया कि जो हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको जन्नत के बीच में महल दिलाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हक पे होते हुए झगड़ा छोड़ दो, कोई मसला नहीं, माफ़ कर दो, अल्लाह के नबी की तरफ से जिम्मेदारी है कि तुम्हें जन्नत में महल मिल जाएगा। ठीक है, क्लोज कर।